जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 का रीजनिंग एनालिसिस। जो पेपर हमारा 5 जुलाई 2024 को शाम को 5:15 बजे से लेकर 6:15 बजे तक की शिफ्ट में, यानी कि 5 तारीख की चौथी शिफ्ट में हमारा पेपर हुआ था। ठीक है, और ये वीडियो हमारा इस सीरीज़ का 20वां वीडियो है। इससे पहले 19 वीडियो और आ चुके हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप एक बार अवश्य उन वीडियो को देखें, क्योंकि एसएससी में रीजनिंग में जितने भी कठिन सवाल पूछ रहे हैं या फिर सवालों का जो पैटर्न रहा है वो सभी समस्याएं हमारी उन वीडियो में दी गई हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत आ रही है तो आप अगर उन वीडियो को देख लेंगे तो मेरी गारंटी है कि आपको एसएससी सीएचएसएल आने वाले जो पेपर है ना, उसमें आपको रीजनिंग में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप एक बार उन वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। ठीक है, तो अब इसी के साथ हम बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे। पहला त्रिभुज हमारा बन रहा है यहाँ। ठीक है, दूसरा त्रिभुज बनेगा हमारा ए वाला, फिर तीसरा त्रिभुज बनेगा 3, फिर चौथा, फिर 5, इसके बाद बनेगा हमारा 6। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक आकृति वाले अभी कितने त्रिभुज हो गए, एक आकृति वाले त्रिभुज हो गए हमारे पास 6। अभी ये वाला जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स को हम अभी नहीं टच करेंगे, अभी केवल हम बड़ी आकृति में देखेंगे। इस बॉक्स में अभी हम बाद में निकालेंगे। ठीक है, तो एक आकृति वाले अभी हमारे पास बड़ी आकृति में कितने हो गए, 6 त्रिभुज। इसके बाद देखेंगे एक बनेगा हमारा 1 और 2, तो कितने त्रिभुज हो गए, 7। 7 के बाद बनेगा 1, 2 और 3, तो कितने त्रिभुज हो गए। इस तरीके से हमारे पास कुल त्रिभुज हो गए 6 और 2 8। कितने त्रिभुज हो गए, कुल 8 त्रिभुज हो गए। अब 8 त्रिभुज के बाद इस छोटी आकृति में देखेंगे, तो छोटी आकृति में देखेंगे हम, अब ये जो आकृति है ना, इस वाली आकृति को हमने यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, यहाँ बना लिया है। तो अब इस आकृति में देखेंगे हमारे कुल त्रिभुज कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज बनेगा हमारा पहला त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद बनेगा हमारा दूसरा त्रिभुज, फिर बनेगा हमारा तीसरा त्रिभुज, फिर बनेगा हमारा चौथा त्रिभुज। 4 त्रिभुज यहाँ हो गए। फिर एक त्रिभुज हमारे पास बन जाएगा 5, फिर इसके बाद बनेगा 6, फिर इसके बाद बनेगा 7। ठीक है, और फिर अंतिम बचा हैगा वो बनेगा हमारा इस तरीके से। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8। इस आकृति में त्रिभुज हमारे निकल कर आ गए 8, और 8 त्रिभुज हमारे ए वाले हैं। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से पहले हम बड़ी आकृति में देखेंगे कितने त्रिभुज हैं, फिर हम उसके बाद छोटी आकृति में देखेंगे छोटी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति निहित है, गुणन की अनुमति नहीं है। यानी कि हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति को हमें देखना है किस ऑप्शन में ये आकृति हमें मिल रही है। ये आकृति जो होती है ना, वो ऑप्शन में छुपी हुई आकृति होती है। तो ऑप्शन में छुपी हुई आकृति हमें पहचानना है। सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में इस तरीके की जो आकृति है ना, वो हमारी प्रश्न आकृति है। आप लोग देखिएगा, इस तरीके की जो आकृति है ना, वो हमारी प्रश्न आकृति से मिल रही है। तो हम कह देंगे फिर ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसा हमारा प्रश्न में दिया होता है उसी तरीके का उत्तर में दिया होता है, लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, एक छुपा हुआ होता है। बस उस छुपे हुए की हमें पहचान करनी होती है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। एक हमारा चौकोर कागज है, यानी कि वर्गाकार एक कागज है, उसमें सबसे पहले एक फोल्ड किया गया है, और एक फोल्ड के बाद 2 यहाँ पर चिन्ह बनाए गए हैं, यानी कि कागज को 2 बार काटा गया है। तो हमने क्या बताया था आपको, जब भी आपको सिंगल फोल्ड मिले, सिंगल फोल्ड खुलने के बाद क्या हो जाएगा, डबल। ठीक है, और जब डबल फोल्ड मिले तो खुलने के बाद क्या हो जाएगा, 4। यानी कि जब एक बार मुड़ा है और उसमें चिन्ह बनाए गए हैं, तो खुलने के बाद एक चिन्ह कितने हो जाएंगे, 2 चिन्ह। और जब एक बार मोड़ा गया है और 2 चिन्ह बनाए गए हैं, तो 2 चिन्ह खुलने के बाद कितने हो जाएंगे, 4 चिन्ह। तो यहाँ पर कितने हैं, 2। तो जब खुलेगा तो इसी लाइन में हमारे पास 4 चिन्ह हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें देखना रहता है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। MN हमारे पास एक खड़ा हुआ दर्पण है, और इस दर्पण का हमें प्रतिबिंब निकालना है कि प्रश्न में हमारी जो आकृति दी है उसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो लेफ्ट पर अक्षर होता है ना, वो उल्टा होकर चला जाता है राइट पर, और राइट वाला अक्षर आ जाता है लेफ्ट पर। बस इन दोनों की कंडीशनें चेंज हो जाती है। कंडीशन का मतलब आकृतियाँ या फेस इनके चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया है, H। तो H चूंकि राइट साइड में जाएगा और राइट साइड वाला लेफ्ट पर आएगा, तो सबसे पहले आएगा हमारे पास ए आएगा। तो ए हमारे पास घूमते हुए आएगा, तो ए पहले में, दूसरे में और चौथे में बिल्कुल सही पोजीशन पर दिया है। तीसरे ऑप्शन में ए जो दिया है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब यानी कि इस तरीके के प्रतिबिंब वाला दिया है, और इस ए के लिए ए को होना चाहिए यहाँ। तो फिर तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया सबसे पहले।
अब दिया है हमारे पास 2 यानी कि 2, तो 2 हमारा फोर्थ ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है, तो सही नहीं आएगा, दर्पण में आएगा तो ये गलत हो गया। फिर हमारे पास दिया है 7 सेकंड ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया है, जैसा दिया रहता है वैसा दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनाया गया, तो फिर हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत है। और ए ऑप्शन में दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही रूप में दिया है, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको हम एक एक अक्षर से चेक करते हैं किस अक्षर की पोजीशन कैसी दी है और कहाँ दी है, कौन सा अक्षर पहले है और कौन सा अक्षर बाद में है। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्न समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले दिया है हमारे पास 32 के बाद है इंटू को बदलना है हमें डिवाइड से, डिवाइड करेंगे हम 8 का, 8 के बाद है डिवाइड को हम बदलेंगे फिर इंटू से, इंटू करेंगे हम 4 का, 4 के बाद है माइनस, तो माइनस को हमें बदलना है प्लस से, प्लस कर देंगे हम 6 का, और 6 के बाद है प्लस, तो प्लस हमारा हो जाएगा माइनस, माइनस का आ जाएगा हमारा 15। ठीक है, अब जब भी भाग और गुणा आपको एक साथ दिए हो तो सबसे पहले आप भाग को हल करेंगे, तो 32 में जब 8 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 में फिर हम दोबारा से 4 का गुणा करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 15। ठीक है, अभी इसको जब हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22 में से जब 15 जाएगा तो हमारा बचेगा 7, कितना बचेगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। इस तरीके से केवल इसके चिन्ह बदलने रहते हैं और इस सवाल में कुछ नहीं करना होता है हमें। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में WILT को 6194 लिखा जाता है और SLIT को 9413 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में S को कैसे लिखा जाएगा। जब भी आपको इस तरीके का सवाल मिले पेपर में तो आप क्या करेंगे, इधर वाला और इधर वाला इन दोनों में आप कॉमन देखिएगा। सबसे पहले कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास, IL और T, तो यहाँ भी कॉमन क्या है IL और T। ठीक है, LIT, इन दोनों में LIT कॉमन है, इन दोनों में जब LIT कॉमन है तो इसके बाद हम देखेंगे इधर क्या कॉमन है हमारे पास, 1 कॉमन है तो 1 को हटा दिया हमने, इसके बाद 9 कॉमन है तो 9 को हटा दिया, फिर बचा 4 है तो 4 भी इधर दोनों में कॉमन है उसको हटा दिया। अब पहले वाले में बचेगा W के लिए हमारे पास बचा है 6 और दूसरे वाले में बचेगा S के लिए, तो S के लिए बचेगा हमारे पास 3। इस तरीके से कॉमन को हम हटा देते हैं और जो शेष बचता है उसका दूसरे साइड बचा हुआ कोड हो जाता है, और वो हमसे पूछ रहा है S को कैसे लिखा जाएगा, तो S को यहाँ 3 लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए। जब भी आपको इस तरीके की श्रृंखला मिले तो आप क्या कीजिएगा, श्रृंखला का जो वर्णमाला क्रम है ना, उन वर्णमाला क्रम को आप लिखिए, यानी कि कौन सा अक्षर किस क्रम पर है, तभी आप इसमें पहचान कर पाएंगे क्या नियम लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ई का क्रम कितना होता है 5। ठीक है, फिर इधर के पहले वाले से इधर के पहले वाले की तुलना होगी, फिर हमारे पास 7, कितना है 7, फिर आई का क्रम होता है 9, कितना क्रम होता है आई का 9, फिर एक के का क्रम है 11। अब हमें दिखाई दे रहा है यहाँ हमारा प्लस का 2 जुड़ रहा है। ठीक है, तो प्लस का 2 जुड़ेगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा 13, तो 13 पे हमारा पहला अक्षर आएगा कौन सा, M। क्या अक्षर आएगा हमारे पास, M। पहला अक्षर M किस में आ रहा है, हमारे पहले और दूसरे ऑप्शन में, तो फिर 3 और 4 को हम हटा देंगे। अब हम पहले और दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। इसके बाद दूसरा अक्षर यहाँ दिया है M, यानी कि 13। ठीक है, फिर है क्यू का क्रम होता है हमारे पास 17। ठीक है, फिर है यू का क्रम होगा हमारे पास 21 के बाद बाई का क्रम है 25। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, 13 और 4 17 और 4 21 और 4 25, यानी कि 4 जोड़ा जा रहा है। तो 25 में जब वर्णमाला में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 3, तो 3 पे हमारा अक्षर होता है C। कौन सा होता है, C। तो M और C पहले और दूसरे अक्षर से ही हमें क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, क्योंकि M और C केवल दूसरे ऑप्शन में है। इस तरीके से तो फिर पूरा यहाँ पर हो जाएगा MCS। तीसरे अक्षर के भी हम इसी प्रकार क्रम लिखेंगे और फिर क्रम में देखेंगे हम क्या नियम लग रहा है। लेकिन जब हमें पहले और दूसरे से ही उत्तर मिल गया है तो फिर हम तीसरी को भले ही चेक ना करें, हमारा फिर दूसरा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि A का अर्थ है भाग, B का अर्थ है गुणा, C का अर्थ है प्लस और D का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। समीकरण हमारे पास दिया है 321, उसके बाद दिया है हमें ए का अर्थ क्या कह रहा है, भाग करेंगे हम यहाँ 3 का, 3 के बाद है सी का अर्थ है प्लस करेंगे हम कितने का, 11 के बाद है बी का अर्थ है गुणा करेंगे यहाँ हम 10 का, और 10 के बाद है डी का अर्थ है माइनस कर देंगे हम 19 का। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ भाग हमारा हो जाएगा कितना, 107, कितना हो जाएगा 107, प्लस करेंगे 11 और 10 का जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 110, माइनस करेंगे हम 19 का, कितने का कर देंगे 19 का। तो 107 और 110 हमारे हो जाएंगे 217,
कितने हो जाएंगे 217। 217 में से जब हम 19 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 198, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही सरल सवाल पूछता है एसएससी इस तरीके से। बस आपको अगर नियम पता है तो आप चुटकियों में इस सवाल को हल कर देंगे। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में सैनिटाइजर सेव्स अस को RAKLMQ लिखा जाता है और लेट अस गो को KLMTAX लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में अस को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ भी अभी पिछला सवाल किया था वैसे ही ये सवाल होगा। यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं दोनों तरफ कॉमन क्या है। तो दोनों तरफ हमारे पास कॉमन है केवल और केवल अस। ठीक है, यहाँ कॉमन है अस, दोनों साइड अस कॉमन है। तो अस के बाद हम देखेंगे इधर क्या कॉमन है। इधर हमारे पास है KL, K और L। वो हमसे किसका पूछ रहा है? अस का। तो फिर हम कह देंगे अस यानी US को हम लिखेंगे K और L। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। K और L हमारा ऑप्शन 3 है, तो फिर ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नियम पता होना चाहिए बस आपको। ये चुटकियों के सवाल हैं, आप देखते से ही हल कर देंगे। पेन और पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको इन सवालों में। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CKMZ का संबंध VDF और S से संबंधित है। उसी प्रकार L, P, B और V इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है E, I, U और O से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए U, X, B और N का संबंध किससे होगा? तो यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे इस प्रकार के सवाल में इनके हम लिखेंगे क्रम, और इन दोनों में क्या होता है? इन दोनों में एक ही नियम लग रहा होता है। तो आप किसी एक में भी चेक कर लें तो आप फिर इसका उत्तर दे सकते हैं। तो C का क्रम हो गया हमारे पास 3, K का क्रम 11, M का क्रम होगा 13 और Z का क्रम हमारे पास होगा 26। ठीक है, फिर B का क्रम होगा 22, D का क्रम 4, F का क्रम 6 और S का क्रम हो गया हमारे पास 19। ठीक है, जब इसमें जो नियम लगेगा ना वही नियम हमारा दूसरे वाले में लगेगा। तो फिर हम दूसरे वाले के क्रम नहीं लिखेंगे, फिर हम सीधे इसके क्रम लिख देंगे। ठीक है, तो U का क्रम होगा हमारे पास 21, X का क्रम होगा हमारे पास 24, B का क्रम 2 और N का क्रम 14। अब हम देखेंगे इसमें क्या नियम लग रहा है। तो पहला अक्षर है हमारे पास C और यहाँ है V। तो 3 में से माइनस का कर देंगे हम 7। कितना माइनस कर देंगे? 7। तो जब माइनस का 7 हो गया, 11 है, 11 में से -7 करेंगे तो हमें मिलेगा 4। इसी प्रकार 13 में से जब माइनस का 7 करेंगे तो हमें मिलेगा 6। फिर Z में से भी हम -26 में से -7 करेंगे तो हमें मिलेगा 19। यानी कि चारों अक्षरों में से हमें माइनस का 7 करना है। तो सबसे पहले हम 21 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 14। पहला अक्षर 14 पे होता है हमारे पास N। ठीक है, फिर है X का क्रम है 24, 24 में से जब 7 घटाएंगे तो मिलेगा हमें 17, 17 पे हमारा होता है Q। इसके बाद है B का क्रम 2, 2 में से जब 7 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? 21। कितना मिल जाएगा? 21 और 21 पे होता है हमारे पास U। फिर N का क्रम 14, 14 में से जब 7 माइनस करेंगे तो बचेगा 7 और 7 पे हमारे पास होता है G। तो प्रश्न नंबर 10 का हमारा उत्तर हो जाएगा NQUG, ऑप्शन नंबर 1। इस प्रकार से हम इन सवालों को हल करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस वाले में जो नियम लगेगा ना वही नियम हमारा इस वाले में भी लगेगा। तो हम केवल किसी एक में नियम चेक कर लें और वही नियम हमसे जो पूछ रहा है उसमें हम लगा दें, तो पेपर में क्या है हमारा समय बच जाएगा। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि शब्द हारमोनी के प्रत्येक अक्षर को वर्ड अनुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? यानी कि हारमोनी शब्द दिया है हमें, इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित करेंगे तो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनका शब्द में वही क्रम है जो क्रम इनका वर्णमाला में है। ठीक है, यानी कि ऊपर भी वही पोजीशन पर है और नीचे भी वही पोजीशन पर है। हारमोनी दिया है तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है A। वर्णमाला में हमारे पास क्या आता है? A। तो A को लिखेंगे हम। A के बाद इन में से हमारे पास वर्णमाला में आएगा H, तो H आएगा दूसरे नंबर पर। H के बाद हमारे पास वर्णमाला में आएगा M। क्या आएगा? M। M आ गया। M के बाद आएगा वर्णमाला में N। N आ गया। N के बाद वर्णमाला में आता है O, तो O आ गया हमारा। O के बाद आएगा R, तो R लिख दिया हमने और R के बाद आएगा हमारा Y। अब हमें देखना है कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित है। तो O हमारा एक ही पोजीशन पर है वर्णमाला क्रम में लिखने के बाद। उसके बाद दूसरा अक्षर है Y। Y भी हमारा उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर वर्णमाला में लिखने से पहले था। तो हम कह देंगे हमारे केवल 2 अक्षर हैं जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला है, यानी कि 2 अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए
और माइनस और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए। तो यहाँ सबसे पहले हमारा समीकरण है 39, 39 के बाद है भाग, भाग को बदलना है हमें माइनस से, माइनस करेंगे हम 6 का, 6 के बाद है माइनस, तो माइनस को हम बदलेंगे भाग से, भाग करेंगे हम 3 का, 3 के बाद है गुणा, तो गुणा को हमें बदलना है प्लस यानी कि 9 से, ठीक है। तो 9 कर देंगे यहाँ, अब है प्लस, प्लस को कर देंगे हम इंटू, इंटू करेंगे हम 4 का। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 39 यानी कि 39, माइनस करेंगे 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 2, प्लस करेंगे हम यहाँ पर 9 इंटू 4 हमारा हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36। अब 39 में से जब 2 जाएगा तो हमारा बचेगा 37, कितना बचेगा 37, और यहाँ प्लस का हो जाएगा 36, तो 37 और 36 हमारा हो जाएगा 73, कितना हो जाएगा 73 यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में a प्लस बी का अर्थ है a बी की माँ है, a इंटू बी का अर्थ है a बी का पति है, और a डिवाइड बी का अर्थ है a बी की पुत्री है। तो उपरोक्त के आधार पर यदि p डिवाइड q डिवाइड r इंटू एस प्लस टी है तो q का t से क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमें इन दो अक्षरों में संबंध देखना होता है। पहला हमारा क्या है, p भाग q, तो भाग का अर्थ है a बी की पुत्री है, यानी कि p कौन है, p हो जाएगी हमारी q की पुत्री। तो p जब पुत्री है तो p हो गया माइनस, और यहाँ कर देंगे पुत्री को हम डॉटर से, ठीक है। p q की कौन है, पुत्री है। इसके बाद फिर से कह रहा है q डिवाइड r, फिर देखेंगे हम q और r में संबंध, डिवाइड का अर्थ फिर से पुत्री है तो q किसकी पुत्री है, q है हमारी r की पुत्री, ठीक है। तो q भी हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ a हो जाएगा हमारा d यानी कि डॉटर, ठीक है। फिर s प्लस t, अब देखेंगे s नहीं r इंटू एस, r इंटू एस में संबंध देखेंगे तो इंटू का अर्थ है a b का पति है, तो r s का कौन हो जाएगा, r s का हो जाएगा पति। तो r को कर देंगे हम प्लस में और s को कर देंगे माइनस में, तो r s का कौन हो गया, r s का हो गया पति, हस्बैंड, ठीक है। फिर हम देखेंगे s प्लस t, s और t प्लस का अर्थ है a b की माँ है, यानी कि s t की माँ है, ठीक है। तो s t की माँ है तो यहाँ कर देंगे हम मदर। अब वो हमसे पूछ रहा है q का t से क्या संबंध है, q t की कौन है। तो अब हम देखेंगे q का पिता कौन है, r, ठीक है, r की पत्नी कौन है, s, तो q के पिता की पत्नी यानी कि q की माँ कौन हो गई, s हो गई, q की माँ कौन हो गई, तो q की माँ हो जाएगी s, और s t की भी माँ है तो q t की कौन हो जाएगी, बहन। q का t से क्या संबंध है, तो q t की हो जाएगी बहन। अब t का q से संबंध पूछते यानी कि t q का कौन है, तब हम कह देते स्पष्ट नहीं है, क्योंकि बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, t के बारे में हमें स्पष्ट नहीं बताया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। यानी कि हमारे पास एक आकृति दी है, इस आकृति को हमें देखना है चारों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन में ए वाली आकृति छुपी हुई आकृति के रूप में उपस्थित है। तो हमें दिखाई दे रहा है ए आकृति हमारे ऑप्शन नंबर 3 में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 में कैसे है, इस तरीके से ए आकृति ऑप्शन नंबर 3 में उपस्थित है। आप देखिएगा प्रश्न 3 की आकृति, वो माफ करना, प्रश्न की आकृति हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। प्रश्न की आकृति क्या है, ऑप्शन में छुपी हुई होती है, उसके अलावा और भी उसमें कोई चिन्ह होते हैं, लेकिन प्रश्न आकृति भी उसमें उपस्थित होती है, तो हमें बस छुपी हुई आकृति को देखना होता है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 84 21 से संबंधित है, ठीक है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 180 45 से संबंधित है। 180 किससे संबंधित है, 45 से। तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 252 निम्न में से किससे संबंधित है। यहाँ हम देखेंगे 84 और 21 में क्या संबंध है। 84 में जब हम 4 का भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 21। इसी प्रकार 180 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें मिलेगा 45। तो फिर हमसे पूछ रहा है वो 252, तो 252 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 63। कितना मिल जाएगा, 63, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BHJL FLNP से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार HNPR LRT भी से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए JPRT निम्न में से किससे संबंधित है। अभी पिछला सवाल आपको इसी से मिलता जुलता करवाया था, तो इस सवाल का आप लोग उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर कौन सा उत्तर सही है, ठीक है। ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है।
इस सवाल को आप हमें कमेंट में उत्तर बताएंगे। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा एस प्रतिशत टी का अर्थ है एस टी के पिता है। ठीक है, एक्स माइनस डब्ल्यू का अर्थ है एक्स डब्ल्यू की माँ है। यू स्टार भी का अर्थ है यू भी की बहन है। और जेड प्लस वाई का अर्थ है जेड वाई का पति है। तो ए प्लस जे माइनस बी स्टार भी प्रतिशत जे हो तो ए और जी के बीच का संबंध क्या करें। अब यहाँ इस सवाल में क्या होता है, सबसे पहले जो दो शब्द दिए हैं ना ए और जे, इन दोनों के बीच में संबंध देखते हैं। तो ए और जे के बीच में दिया है हमें प्लस का चिन्ह, प्लस का अर्थ है पति। तो ए किसका पति हो जाएगा, जे का। तो ए हमारा सबसे पहले हो जाएगा जे का पति। ठीक है, तो जब जे का पति है तो ए हो जाएगा प्लस, जे हो जाएगा माइनस, और यहाँ कर देंगे इसको हस्बैंड यानी कि पति। फिर है जे और बी, जे और बी के बीच में संबंध देखेंगे तो माइनस है बीच में, माइनस का अर्थ है माँ है, यानी कि जे बी की माँ है। जे कौन हो गए, जे हो गई बी की माँ, तो यहाँ कर देंगे इनको मदर, इसको जे को। फिर बी और भी, बीच में चिन्ह है हमारा प्रतिशत का, प्रतिशत का अर्थ है बहन, यानी कि बी भी की बहन है। तो यहाँ जब बहन है तो माइनस हो जाएगा और बीच में हमारा हो जाएगा एस, यानी कि बहन, एस का मतलब सिस्टर, सिस्टर का मतलब बहन। फिर हम देखेंगे भी और जी के बीच में संबंध, तो इसके बीच में साइन है प्रतिशत का, प्रतिशत का अर्थ है पिता, तो भी जी का हो जाएगा पिता। भी कौन हो जाएगा, भी हो जाएगा हमारा जी का पिता। ठीक है, भी जी का पिता हो गया, तो यहाँ कर देंगे इसको फादर। और जी के बारे में पता नहीं है जी कौन है, माइनस है या प्लस, मतलब कि महिला है या पुरुष। अब वो हमसे पूछ रहा है ए और जी के बीच संबंध क्या है, मतलब ए जी का कौन है। तो ए जी का सबसे पहले देखेंगे, ए दोनों पति पत्नी, ठीक है, और बी जे की बेटी है, तो ए की भी बेटी कौन हो जाएगी, बी। ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा था, सिस्टर, तो भाई है, भी कौन है, भाई, तो ए इसका हो जाएगा पुत्र, ए कौन हो जाएगा, पुत्र। ए का पुत्र कौन हो गया, ए का पुत्र हो गया भी, और भी किसका पिता है, भी है जी का, तो ए जी का हो जाएगा दादा। कौन हो जाएगा, दादा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। पहले तो ए और जे के बीच में क्या संबंध है, दोनों है पति पत्नी। ठीक है, फिर जे की पुत्री कौन है, जे की पुत्री है बी, तो जे की पुत्री बी है तो ए की भी पुत्री बी हो जाएगी, नॉर्मल सी बात है। फिर बी किसकी बहन है, बी है भी की बहन, तो जब भी की बहन है और भी किसका पिता है, जी का पिता है, तो फिर भी है ना वो ए का कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ठीक है, और पुत्र का पुत्र कौन लगेगा, नाती जिसको बोलेंगे, तो ए जी का कौन हो जाएगा, दादा। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। समुच्चय क्या दिया है हमारा, 4, 16 और 32। फिर अगला समुच्चय दिया है 6, 36 और 72, यानी कि इनमें जो संबंध है ना वही संबंध हमारा चारों ऑप्शनों में से किस में है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 4 का वर्ग हो गया 16, ठीक है, और 16 को कर दिया हमने डबल, तो हमें मिल गया 32। इसी प्रकार 6 का वर्ग हो गया हमारा 36, और 36 को जब हम डबल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 72। पहली संख्या का स्क्वायर और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई, तो हमें तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो पहली संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा हमें 81, और 81 का जब गुणा करेंगे 2 में तो मिलेगा हमें 162, लेकिन यहाँ दिया है 160, तो एक गलत। दूसरी संख्या में क्या है, दूसरे ऑप्शन में 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और 81 का जब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 162, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। इसी के साथ अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह जानकारी सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। तो हमें कथन देखना है पहले, उसके बाद निष्कर्ष देखना है, फिर हमें बताना है हमारे कौन से ऑप्शन सही है या फिर कौन से निष्कर्ष हमारे सही हैं इसके हिसाब से। तो पहला कथन हमारा वर्ग कह रहा है कुछ फिल्में वीडियो हैं, तो कुछ फिल्में जो है ना, तो कुछ फिल्में हमारी हो जाएंगी वीडियो। ठीक है, कुछ फिल्में हमारी क्या हो गई, वीडियो। अब क्या रहा है दूसरा कथन, कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है, तो हमारा यहाँ आ जाएगा ऑडियो। ठीक है, इस तरीके से। फिर इसके बाद कह रहा है सभी ऑडियो गाने हैं, तो सभी ऑडियो हमारे गाने का मतलब हो गया सॉन्ग, तो सभी ऑडियो हमारे क्या हो गए, गाने हो गए। इस तरीके से इसको हम बना लेंगे। अब इसमें एक दूसरा और बनेगा, दूसरा क्या बनेगा हमारा, कुछ फिल्में वीडियो हैं, तो जैसे फिल्में हमारी हो गई, ये वाली फिल्में हो गई। अब फिल्मों का इतना इतना हिस्सा, कुछ हिस्सा हमारा किस में चला जाएगा, वीडियो में चला जाएगा।
ठीक है। अब इसके बाद दूसरा कथन कह रहा है कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है। ठीक है, तो कोई भी वीडियो ऑडियो नहीं है, तो हमारा ये आ गया ऑडियो। फिर दूसरा कथन कह रहा है तीसरा, सभी ऑडियो गाने हैं, तो सभी ऑडियो जितने हैं ना वो क्या हो गए हमारे सॉन्ग। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है हमारा, पहला निष्कर्ष इसमें हमारा कह रहा है सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या था, फिल्म। तो सभी फिल्में कभी भी ऑडियो नहीं हो सकती। सभी फिल्में कभी भी ऑडियो इसीलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये वाला हिस्सा जो फिल्मों का है ना, इसका इतना हिस्सा हमारा क्या है, वीडियो है। ठीक है, तो जब इतना हिस्सा वीडियो है और इन वीडियो का इस ऑडियो से कोई संबंध नहीं है, तो इतनी फिल्में जो होंगी ना, वीडियो वाली जो फिल्में होंगी ना, वो इतना भाग ऑडियो नहीं होगा कभी भी। ठीक है, क्योंकि वीडियो कुछ भाग हैगा उसका, तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन हमारा सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है कोई भी वीडियो गाना नहीं है, कोई भी वीडियो गाना नहीं है। तो इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि कोई भी वीडियो गाना है या नहीं है, तो फिर दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा गलत। इस तरीके से केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही होगा। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। एक श्रृंखला दी है हमारे पास, श्रृंखला हमारे पास क्या दी है, सबसे पहले दिया है 251, फिर है हमारा 268 यानी कि 268, फिर है हमारा 285, 285 के बाद है 302, 302 के बाद है 319, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ हमें दिखाई दे रहा है 251 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास 268 आएगा। 268 में फिर से हम 17 जोड़ देंगे तो 285 आएगा। 285 में फिर 17 जोड़ा तो 302, और 302 में फिर से 17 जोड़ देंगे तो 319। तो अब 319 में जब हम 17 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, तो हमें मिल जाएगा 336। कितना मिल जाएगा, 336, ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न समीकरण में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। सबसे पहले हमारे पास है 876, श्रृंखला क्या है हमारे पास, 876, फिर है 865, कितनी है 865, फिर है 832, कितना है 832, फिर है हमारे पास 733, कितना है 733, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ इसमें हम देखेंगे अंतर, तो 876 और 865 में अंतर है हमारा 11 का। कितना अंतर है, 11 का। 865 और 832 में हमारा अंतर है 33 का, कितना 33। 832 और 733 इसमें अंतर है हमारा 99 का, कितना 99। यहाँ हमें देख रहे हैं हम 11 का 3 गुना हो गया 33, 33 का 3 गुना हो गया 99, तो 99 का जब 3 गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 297, कितना मिलेगा 297, और इस 297 को हम 733 में से माइनस कर देंगे, तो 733 में से जब हम 297 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 436, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। कितना आएगा हमारे पास 436, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे सवालों में सबसे पहले हम अंतर देखते हैं, और अंतर देखने के बाद भी देखेंगे उसमें कोई और नियम लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि 1 जनवरी 2006 को बुधवार है तो 31 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। यहाँ हम देखेंगे 2006 दिया हुआ वर्ष हमारा कैसा है, साधारण वर्ष है। कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष की पहचान हमने कैसे करी, अंतिम 2 अंकों में हमने 4 का भाग लगाया। कितने का, 4 का। तो 4 का भाग लगाएंगे तो अगर भाग पूरा जा रहा है तो हम कहेंगे लीप वर्ष है, भाग पूरा नहीं जा रहा तो हम कहेंगे साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में फरवरी होती है हमारे 28 दिनों की। पहले तो आप इस चीज़ को समझें। इस चीज़ को समझने के बाद साधारण वर्ष में पहला दिन यानी कि फर्स्ट डे जो दिन होता है ना, वही हमारा लास्ट डे होता है। साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन दोनों एक ही होते हैं। किसमें, साधारण वर्ष में। ठीक है, तो ये 2006 हमारा साधारण वर्ष है, तो 1 जनवरी 2006 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2006 को भी हमारा बुधवार ही होगा। अब अगर ये लीप ईयर होता तो इसमें पहला दिन और अंतिम दिन इसमें एक जुड़ जाता है। जो हमारा पहला दिन होता है उससे एक दिन ज़्यादा हमारा अंतिम दिन होता है, किसमें, लीप ईयर में। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारे पास, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। तो सबसे पहले इनके हम क्रम लिखेंगे। पहले अक्षर की तुलना करेंगे। जी का क्रम है 7 के बाद है एफ का क्रम है 6, फिर बीच में दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर दिया है हमारे पास डी का क्रम है 4,
फिर है सी का क्रम है 3, तो हमें दिखाई दे रहा है 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ फिर आना चाहिए 5 पे पहला अक्षर हो जाएगा हमारे पास ई, ठीक है। फिर है एल का क्रम होता है हमारे पास 12, फिर एन का क्रम होगा हमारे पास 14, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आर का क्रम हो जाएगा 18, फिर है टी का क्रम हो जाएगा 20। तो यहाँ हमारा प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ फिर हो जाएगा 16, और 16 पे अक्षर होता है हमारा पी। तो ई और पी हमें पहले में और चौथे में मिल रहा है, तो हम 2 और 3 को अभी हटा देंगे। फिर तीसरे अक्षर को देखेंगे बाई का क्रम होता है हमारे पास 25, ठीक है। फिर है भी का क्रम कितना होता है, भी का क्रम होता है 22। फिर प्रश्नवाचक, फिर है पी का क्रम होगा हमारे पास 16 के बाद एम का क्रम है 13। यहाँ हमें दिख रहा है माइनस का 3 हो रहा है, तो 22 में से -3 करेंगे तो हो गया 19 पे हमारा होता है एस, क्या होता है एस। तो तीसरे अक्षर से हमें मिल गया, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर हम चौथे को ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है पेपर में, ठीक है। इस तरीके से इसको हम हल करते हैं। अब बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसमें क्या होगा, लेफ्ट वाला राइट पे जाएगा और राइट वाला लेफ्ट पे आएगा। सबसे पहले आएगा हमारे पास 3, तो 3 हमारे पास दूसरे और चौथे ऑप्शन में है, तो पहला और तीसरा हम कैंसिल करेंगे। फिर 3 के बाद आएगा ओ हमारे किस ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है। ओ के बाद आएगा 0 भी सही है। फिर है डब्लू हमारा आएगा दूसरे ऑप्शन में सही, तो फिर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए वाला डब्लू हमारा जल प्रतिबिंब है, जब इस तरीके का प्रतिबिंब पूछेंगे तब ए डब्लू बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 गलत, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अब हम बढ़ेंगे अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास, विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। यहाँ हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ हमसे कह रहा है 1 0, यानी कि 1 में से जब 1 जाएगा तो आएगा 0, ठीक है। 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 12। अब हमें देखना है ऑप्शन। जब 5 में से 25 माइनस करेंगे तो यहाँ 30 हो रहा है, तो ये प्लस हो रहा है क्योंकि हमें करना है माइनस। 25 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 20, यहाँ हो रहा है 30, तो पहला दूसरा ऑप्शन कैंसिल। अब तीसरे ऑप्शन में देखेंगे 25 में से 5 माइनस करेंगे तो आ गया 20, तो हम कह देंगे फिर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम हल करके देखते हैं। अब यहाँ माइनस की जगह प्लस भी हो सकता था, इंटू भी हो सकता था और डिवाइड भी हो सकता था, ठीक है। तो वो आपको पहचानना है कि यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है। जैसा पेपर में पूछेगा आप उस तरीके से उसको हल कर देंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताइए, हम आपको वो प्रश्न दोबारा से और अच्छे तरीके से समझाएंगे। हमारी यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें इसको और आपको पेपर में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप अपना प्रश्न हमें कमेंट में बताएं। हम कोई भी प्रश्न होगा रीजनिंग का तो वो उसका उत्तर आपको हम देंगे, ठीक है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।